हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है आप लोग को 175% के आसपास की रिटर्न देके जा रही है एंड बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है। उसके साथ साथ कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल भी है। यहाँ तक कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन दिसंबर क्वार्टर। अगर दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी एक बहुत ही सही परफॉर्मेंस दिखाती है तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। इस कंपनी में इंडिया की मेजर बैंक्स की होल्डिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओन्स 12%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ओन्स अराउंड 2%, यूको बैंक इंडिया ओन्स अराउंड 1.5%, 1.5%, कैनरा बैंक ऑल्सो ओन्स 1.5%, ICICI बैंक ऑल्सो ओन्स 1.5% एंड इंडियन बैंक ओन्स 3%। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 13% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है, उसके बारे में हम लोग ये तीसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड। कंपनी जो है वो आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, उसके साथ साथ पावर भी जनरेट करती है। देखो अगर कंपनी के बारे में डिटेल में कुछ जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में, मतलब इससे भी डिटेल में कुछ जानना है तो मतलब मेजर क्लाइंट्स कौन कौन है, कहाँ पे ये कंपनी ऑपरेट करती है, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो या तो फिर गूगल भी कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 578 करोड़ की, 18.1 की PE है, 7.92 की ROCE एंड 1.7% की रिटर्न ऑन इक्विटी। बुक वैल्यू से स्लाइटली सस्ते में आप लोगों को मिल रही है एंड एक साल की अगर रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो अराउंड 175%, 173% के आसपास निकल के आ रही है। फेस वैल्यू 10 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% प्लेज हो रखा है और ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है। देख सकते हो डिविडेंड 1 रुपये की भी नहीं देती है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अराउंड 39%, लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 14.1%। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ये तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था। कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में जा चुकी है, कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 298.48 करोड़ एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% प्लेज हो रखी है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो देखो पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, मतलब मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट दिखाता हूँ ताकि और भी अच्छे से आप लोग को आइडिया लग सके। तो गाइस देखो पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, उससे बाद अभी कंपनी लास्ट 2021 की फाइनेंशियल ईयर एंड करेंट ईयर में कंपनी प्रॉफिट दे रही है। देखो एकदम स्टार्टिंग में मतलब जहाँ तक की रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल है, एकदम स्टार्टिंग में कंपनी प्रॉफिटेबल थी, उसके बाद बीच में लॉस मेकिंग बन गई थी, अभी कंपनी फिर से प्रॉफिट दे रही है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मतलब पहले प्रॉफिटेबल थी, उसके बाद लॉस मेकिंग, फिर से प्रॉफिटेबल। इसके बाद भी हो सकता है कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस शीट में बहुत ही सही रिकवरी दिखने को मिला है। माइनस से डायरेक्ट 217 की पॉजिटिव रिजर्व एंड बोरोइंग्स भी कम हुई है कंपनी में, मतलब धीरे धीरे कंपनी शेप में आ रही है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है नेगेटिव में हो। यहाँ पे आप लोग प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हो। DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है और कम करते ही आ रहे हैं वो लोग, यहाँ पे देख सकते हो। और दिसंबर की क्वार्टर में लगभग 7% के आसपास DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो सेम ही है। DIIs की होल्डिंग लगभग 11% के आसपास रिड्यूस हुई है और पब्लिक की होल्डिंग 11% इंक्रीज हुई है। पब्लिक में डिस्कस करें तो काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब भी बड़े रिटेलर एंड जो भी बड़े बड़े DIIs है इन लोगों की होल्डिंग कैलकुलेट करके अगर मतलब टोटली कैलकुलेट किया जाए तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 13.23% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं और जिसके जो मैं बोल रहा था कि फिर से ये कंपनी फ्यूचर में लॉस मेकिंग बन सकती है, क्योंकि देखो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हाँ यह देखो काफ़ी सारी कंपनी में ऐसे होता है कि प्रॉफिटेबल कंपनी है लेकिन कभी कभार लॉस देती है, वो तो लॉस एक बिजनेस का पार्ट होती है, तो पार्ट होता है, तो लॉस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो वो हम लोग मान के चल सकते हैं कि हाँ ये कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। लेकिन इसका केस अलग है, जब प्रॉफिट देती है तो
कंसिस्टेंसी के साथ ये कंपनी प्रॉफिट देती है, जब लॉस देती है तब एक साथ मतलब बार बार लॉस दे रही है कंपनी। ऐसा नहीं है कि एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट और 2 बार लॉस एक बार प्रॉफिट, या तो फिर 2 बार प्रॉफिट एक बार लॉस, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी फिर से लॉस मेकिंग बन जाए। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए मतलब एक कोई भी शेयर ढूंढ रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि देखो, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी फ्यूचर में भी प्रॉफिटेबल रहने वाली है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी फ्यूचर में लॉस मेकिंग नहीं बनेगी, क्योंकि कंपनी के आप लोगों ने चार्ट देखा, तो हो सकता है फ्यूचर में लॉस मेकिंग बन जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन ओनली गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं सच कोई रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म की जो रिटर्न है वो काफ़ी बेकार है कंपेयर टू एक पेनी स्टॉक है, 15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो 40% रिटर्न ऑलमोस्ट देखो 38.9% में से 38.9% रिटर्न किसी को नहीं मिला होगा, ठीक है। यहाँ से अगर कोई ठीक से ट्रेड लिया भी होगा तो 30% मैक्सिमम 35% निकल सकता है यहाँ से। एकदम लोएस्ट पॉइंट पे बाई करके हाईएस्ट पॉइंट पे कोई भी सेल नहीं कर सकता है, ये फैक्ट है। तो अगर ऐसा ही रिटर्न चाहिए 30-35%, तो कोई भी ब्लू चिप स्टॉक में पैसा लगा दो, इससे ज़्यादा रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे। अभी हम लोग चलते हैं NSE के वेबसाइट में और देखते हैं कि आज क्या हुआ है कंपनी में। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं और कंपनी जो है वो निफ्टी मेटल में लिस्टेड है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। और अगर आज के बारे में डिस्कस करें, 11,48,099 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 170 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। 8760 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है मार्केट प्राइस पे, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 71.86% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। सिर्फ 30% से भी कम ट्रेड जो है इंट्राडे में लिया गया है। तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सही है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली इस स्टॉक से कमा कैसे सकते हो, और एक बहुत ही खास पैटर्न इस कंपनी में फॉर्म हो रही है और एक कंफर्म स्विंग ट्रेड है आप लोग के लिए, और वो क्या है चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। 3.81% कंपनी आज अब 15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को फॉलिंग वेज की पैटर्न दिख रहा होगा, तो ये भी छोड़ दो। जिन लोगों को भी पैटर्न समझ में नहीं आता है, टेक्निकल्स में कच्चे हो, तो फॉलिंग वेज भी छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे एक देखो, ये सबको पता है, इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, उसके बाद इम्पल्सिव मूव। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो गाइज आप लोग को सीरियसली बोल रहा हूँ, टेक्निकल्स की और भी नॉलेज चाहिए आप लोगों को। अगर कंपनी कुछ देखो, सिंपल सा एक बेसिक क्लियर कर देता हूँ, अगर कंपनी ऐसा कुछ डायरेक्टली ऊपर जा रही है, मतलब तब तो श्योरली ऑपरेटर का गेम होगा, या तो फिर कोई नॉर्मल इसमें मैक्सिमम ट्रेडर जो है वो इसमें ट्रेड करना नहीं चाहेंगे। जबकि कंपनी अगर ऐसा कुछ ऊपर जा रही है तो मैक्सिमम ट्रेडर ऐसे जो मतलब मान लो कि 2 स्टॉक अगर रखा जाए आपके टेबल पे आपके सामने, तो मैक्सिमम जो ट्रेडर है वो एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रही है, इस स्टॉक में बाई करने से वो डरेगा। जबकि एक कंपनी की जो चार्ट है वो अगर इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, उसके बाद इम्पल्सिव मूव, अगर ऐसा कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है तो उसमें एंटर करना मैक्सिमम ट्रेडर ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फॉलिंग वेज का पैटर्न हो गया। अगर ऐसे भी देखा जाए तो इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, उसके बाद इम्पल्सिव मूव, तो ये ट्रेडर्स की फेवरेट पैटर्न होती है। ज़्यादा ट्रेडर जो है वो अगर एक ही मतलब कंसिस्टेंटली अगर कंपनी ऊपर जा रही है तो ऐसे पैटर्न मैक्सिमम ट्रेडर्स अवॉइड करते हैं, पुल बैक के लिए वेट करते हैं। पुल बैक के टाइम पे उन लोग को एक सही एंट्री मिल जाती है, उसके बाद कंपनी एक न्यू हाई सेट कर देता है। और ऐसे अगर पैटर्न ऊपर जा रही है डायरेक्टली, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस या पुल बैक ना दिखा के, मतलब रेजिस्टेंस ना फेस करके या तो फिर पुल बैक ना फेस करके, तो ऐसे कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है बीच में एंटर करना। हाँ, पहले एंटर कर रहे हो तो ठीक है बेस में, लेकिन बीच में एंटर करना बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि पता नहीं होता है ना कहाँ से ये कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाएगी। हो सकता है जिस दिन आप लोगों ने बाई किया उसके बाद वाला दिन ही ये कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर गई। तो इसीलिए ऐसे पैटर्न को अवॉइड करो गाइस। ऐसे जहाँ पे भी पैटर्न दिखे वहाँ पे इन्वेस्ट करो आप लोग। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, ब्रेकआउट के लिए वेट करो फॉलिंग वेज पैटर्न की, इसको बेसिकली फॉलिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। तो फॉलिंग वेज पैटर्न की ब्रेकआउट के लिए वेट करो, वेट फॉर द रिट्रेसमेंट के बाद बाई करके चलो डायरेक्टली फॉर द टारगेट ऑफ 23.85 एंड 29.75। बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं भाई ये 18.5 की रेजिस्टेंस तूने क्यों नहीं बताया, तो इसीलिए नहीं बताया। यहाँ पे देखो ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रही है, इसकी हाई कहाँ पे है, अराउंड 18.5 के आसपास। तो मैं हर एक वीडियो में यही पॉइंट कवर करता हूँ कि अगर ब्रेकआउट दे रही है कंपनी और रिट्रेसमेंट हो गया मतलब 80% ब्रेकआउट कन्फर्म, इसलिए मैंने बोला कि रिट्रेसमेंट के बाद बाई करके चलो। अगर नॉर्मली इसके ऊपर बाई कर लिया तो आप लोग का जो फर्स्ट टारगेट है 18.5 है, तो वैसे भी मतलब कुछ होता नहीं है। क्योंकि देखो अगर मान लो कि आप लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया, जस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो बाई कर लिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट देके ऊपर चली गई
और मैंने बोला कि 18.5 की फास्ट टारगेट है, तो बहुत लोग यहाँ पे एग्जिट करके निकल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए मैं नॉर्मल इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद बाय करने के लिए रिकमेंड भी नहीं करूँगा। रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो। फर्स्ट टारगेट है 23.85, सेकंड टारगेट है 29.75। अगर कंपनी विदाउट रिट्रेसमेंट ऊपर जा रही है तो मैक्सिमम चांसेस यही रहेगी कि 18.5 की जो रेजिस्टेंस है यहाँ से कंपनी नीचे गिर सकती है। अदरवाइज अगर रिट्रेसमेंट दे रही है तो मैक्सिमम चांसेस यही रहेगी कि 18.5 के ऊपर कंपनी आराम से क्लोजिंग कर देगी। ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया आप लोग के 2 टारगेट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।